नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे ज्ञान विस्तार चैनल में। मैं शिल्पी सिंघल द रेडियंट वे स्कूल से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं र के प्रयोग के बारे में। हम जो कुछ पढ़ चुके हैं वे बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे भी उतने ही ध्यान से पढ़िएगा जितना पिछला पढ़ा था। र के विभिन्न रूप। पहला तीर, दूसरा वर्षा, तीसरा प्रणाम, चौथा ट्रक। उपर्युक्त उदाहरणों में र व्यंजन का अलग अलग रूपों में प्रयोग किया गया है। स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जैसे रत्न, भारत, सूरज, सितार। र का प्रयोग वर्ण विच्छेद में किस प्रकार किया जाता है उसे हम समझेंगे। देखिए, यहाँ मैंने कुछ चिन्ह बनाए हैं जिसके अंतर्गत ये रेफ, ये पदेन है, ये भी पदेन का दूसरा रूप है, और ये ऋषि के री का चिन्ह है। अब यहाँ पर जो देखेंगे कि ये सारे जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उनसे बनने वाले शब्द जैसे वर्ष, फर्श, ये रेफ के प्रयोग होते हैं। इनका जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो जो पहला वर्ण आया है वह है व और दूसरा है श। बीच में हम यूज़ करते हैं र, मतलब बरस। लेकिन हम वर्ष नहीं बोलते, हम वर्ष बोलते हैं। इसमें यहाँ पर व और अ मिलकर व बनेगा, जिसे हम व बोलेंगे, और श और अ मिलकर जो बनेगा उसे हम श बोलेंगे। परंतु यहाँ पर देखिए, जो रेफ होता है वह पहले वर्ण और दूसरे वर्ण के बीच में आधा रेफ का कार्य करता है। तो यहाँ पर व और षटकोण वाले श के बीच में र का प्रयोग हुआ है और वर्ष बना है, तो इसका वर्ण विच्छेद होता है। वह असल में आधा र होता है जो दोनों वर्णों के बीच में प्रयोग होता है, जैसे व हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस षटकोण वाला श हलंत प्लस अ मिलकर के बना वर्ष। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब र स्वर रहित र होता है तो आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे कोई दूसरा शब्द देखें कि पर्वत, तो प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस व हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ, तो बना पर्वत। तो यहाँ पर व के ऊपर र मतलब रेफ का प्रयोग किया गया है जो कि आधा है, तो उसे हम व के पहले लिखेंगे। मेरे ख्याल से अब रेफ का प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा देख लीजिए बेटा, ये है पदेन। ज़्यादातर हम देखते हैं कि किसी भी वर्ण की पाई, जो पाई होती है, उसमें तिरछी लाइन के रूप में प्रयोग होता है। पर हमारे हर शब्द में पाई हो यह कोई अनिवार्य नहीं होता। जैसे ट, ठ, ड, द, इन वर्णों में पाई नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस तिरछी लाइन का प्रयोग होता है तब वहाँ पर स्टैंडिंग लाइन नहीं होने के कारण पदेन का प्रयोग इस प्रकार से इसमें किया जाता है। यहाँ पर जो द है उसमें उल्टी तरफ नीचे तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जैसे द्र, ये भी पदेन है। तो यहाँ पर देखिए, पदेन का प्रयोग हम जिन शब्दों में देखते हैं वह है ग्रह और प्राण। हम ग्रह को यदि वर्ण विच्छेद करें तो देखिए, ग्रह जो शब्द है इसमें ग, जिसमें र का प्रयोग देखने को मिल रहा है, जिसे हम पदेन कहते हैं, उसका प्रयोग देखने को मिल रहा है। यहाँ हमें प्रतीत होता है कि ग जो है वह पूरा है, परंतु ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर र जो है वह पूरा है और इन दोनों के मेल से ग्रह बना है। यहाँ पर देखिए, जब हम ग्रह को तोड़ेंगे तो ग हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो इनके मिलने पर ग्रह बनेगा और
ह अलंत प्लस अ के मिलने पर ह बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ग आधा होगा और र पूरा होगा। ठीक है। और इसी पैटर्न पर यदि हम प्रश्न को तोड़ेंगे तो प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस श हलंत प्लस न हलंत प्लस अ होगा। यहाँ पर श आधा है तो स्वर नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ हलंत का प्रयोग होगा। इन शॉर्ट हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे पाई में टेढ़ी रेखा के रूप में लगाया जाता है। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया ग्रह प्रश्न के बारे में। एक बार और देखते हैं। चक्र, च हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। दूसरा समुद्र, स हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस उ प्लस द हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। एक और देखते हैं। चंद्र, च हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस द हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। तो देखा बेटा आपने, अब समझ में आया। अब आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं पदेन का अगला स्वरूप कि ट्रक, राष्ट्र। तो यहाँ पर भी इसी तरह से प्रयोग किया जाएगा। ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, इसको मिलाकर ट्र बनेगा। और क का यूज क हलंत प्लस अ, तो यह पूरा क बनेगा, तो ट्रक बना। तो ट्र में जो पदेन लगा है वह र है, तो यहाँ पर ट आधा है और र पूरा है, इसलिए यहाँ र को उल्टा वी पदेन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये वर्ण पाई रहित है। राष्ट्र को भी हम इसी प्रकार तोड़ सकते हैं, जैसे र हलंत प्लस आ प्लस षटकोण का श हलंत प्लस ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। यहाँ षटकोण का श आधा है तो स्वर का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया? नहीं? कठिन लग रहा है? ओके, तो चलिए इसे हम थोड़ा और सरल करके दूसरे तरीके से समझते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि नीचे से गोल तल्ली वाले वर्ण ये 4 ही होते हैं, ट, ठ, ड, ढ। यदि ये स्वर रहित हों और उनके बाद र हो तो इसका प्रयोग पदेन या उल्टा वी कहें तो उचित होगा। इस रूप में लिख सकते हैं। उसे इस वी उल्टे वी के रूप में लगाया जाता है, जैसे पहले मैंने आपको ट्रक और राष्ट्र में बताया कि ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ, तो बना ट्रक। र हलंत प्लस आ प्लस षटकोण वाला श हलंत प्लस ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, तो राष्ट्र बना। एक और देखते हैं। ट हलंत प्लस र हलंत प्लस ए प्लस न हलंत प्लस अ, तो ट्रेन बना। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऋषि के री का चिन्ह, री। ये कई शब्दों में हमें देखने को मिलता है। कृत, मृग, कृषक ऐसे शब्द हैं। कृत का हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो क के नीचे ऋषि के री का साइन है। ऋषि का री असल में स्वर है और आप लोग को तो मालूम ही है कि वर्ण विच्छेद में हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग करते हैं, तो क के साथ री आ जाने से क्री हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं त, तो ये त हलंत प्लस अ बराबर त हो जाएगा। या इसे और इजी वे में कहें तो री की मात्रा का उच्चारण री की तरह प्रतीत होता है, मतलब र में छोटी ई की मात्रा री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है और यहाँ पर यह छोटा सी प्रतीत होता है, जैसे कृत, मृग, कृषक, वृक्ष। अब ठीक है? अब समझ में आया? तो देखते हैं।
क हलंत प्लस री प्लस त हलंत प्लस अ बराबर कृत। म हलंत प्लस री प्लस ग हलंत प्लस अ बराबर मृग। क हलंत प्लस री प्लस श हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ बराबर कृषक। व हलंत प्लस री प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ, तो यह वृक्ष हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि श संयुक्त व्यंजन है और इसका भी प्रयोग किया गया है, भूल मत जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम नुक्ता के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नुक्ता उर्दू तथा फारसी में आए हुए शब्दों में कुछ ध्वनियों के नीचे एक बिंदी लगती है जिसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता इन 5 अक्षरों के नीचे लगता है। क, ख, ग, ज, फ। हिंदी में ज फ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे शब्द के उच्चारण और अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे सजा, सजा, फन, फन, फल, फल, जरूर, जरूर, फेल, फेल आदि। ये हमने आपके वर्ण विचार के भाग 1 में आगत ध्वनियों के समय में समझाया था। याद कीजिए, समझाया था ना? वेरी गुड। अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। जहाँ भी नुक्ता लगा हो वह फारसी व उर्दू के ही शब्द होंगे। अब हम लेखन विधि के बारे में भी जान लें कि यह क्या है। पहला हलंत लगाकर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगाकर उसका अरहित रूप लिखा जाता है, जैसे विद्या, बुद्धिमान आदि। दूसरा घुंडी हटाकर, क हलंत प्लस फ हलंत, जैसे व्यंजनों के आकार में घुंडी हटाकर लिखा जाता है, जैसे दफ्तर, मक्कार, पक्का, फ्लू आदि। तीसरा है पाई हटाकर, बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़कर लिखना, जैसे अच्छा, संख्या, विश्व आदि। ये छोटी छोटी बातें हमें हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं समय समय पर बताते रहते हैं, परंतु अक्सर हम इन्हें भूल जाते हैं और मात्राओं में गलतियां कर बैठते हैं। यदि आप इन पढ़ाई गई बातों व नियमों का ध्यान रखते हुए पालन करेंगे, तब आप परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के सभी उत्तर सफलतापूर्वक लिखकर नंबर प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपको इसे समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, परंतु उससे पहले जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे 2-3 बार ज़रूर पढ़िएगा। फिर भी समझ में ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। थैंक यू।